हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूँ इंटेंस फोकस एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में मैंने बताया था व्हाट आर द कॉजेज, फिर उसके बाद उसमें मैंने बताया था कि ईसीजी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बाद मैंने बताया था उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके बाद मैंने बताया था ट्रीटमेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया होता क्या है, कितने लेवल से जाएगा, कितने लेवल से जाता है तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कितने लेवल से ज़्यादा जाएगा तो डायस्टोलिक अरेस्ट होता है, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसमें कॉजेज देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट देखेंगे। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाइपरकैलेमिया, तो हाइपरकैलेमिया मीन्स हाइपर, इट ऑलरेडी डिनोट्स मीन्स द एलिवेटेड लेवल। ओके, तो एलिवेटेड लेवल या फिर बढ़ा हुआ जो भी लेवल रहेगा पोटेशियम का एक तय सीमा से, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हाइपरकैलेमिया इज अ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। ओके, इन विच द पोटेशियम, किसका लेवल बढ़ जाता है, तो पोटेशियम लेवल गेट्स एलिवेटेड, यानी पोटेशियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, कहाँ पे, ब्लड में। ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, हाइपरकैलेमिया क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस in which the potassium level gets elevated or increased in blood. Okay, तो अब देख लेते हैं कि नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम कितना है हमारे बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर। तो नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम हमारा कितना है, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज द नॉर्मल पोटेशियम लेवल फाउंड इन आवर ब्लड। ओके, अब हाइपरकैलेमिया क्या हो जाएगा, इट मीन्स दैट कि अगर हमारा पोटेशियम लेवल 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाता है, मतलब एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन द 5, देन दिस कंडीशन विल रिलेट टू द हाइपरकैलेमिया। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। तो हाइपरकैलेमिया में मेनली हम लोग जनरली हम लोग को क्या मिलता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। तो कहाँ तक हम लोग को सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज 5 to 6.5 ओके मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जब इस रेंज के लेवल में एलिवेशन होता है पोटेशियम लेवल का, तो ये जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है। ओके, अगर ग्रेटर देन 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, अगर इससे ज्यादा हो रहा है, इट मींस दैट ये किस रेंज में आ जाएगा, दैट इज माइल्ड और सीवियर हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया। तो 6.5 से मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज्यादा हो जाता है, देन इट कम्स अंडर द कंडीशन माइल्ड और सीवियर हाइपरकैलेमिया। ओके, और ग्रेटर देन 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर हो जाएगा, तो देन इट विल लीड टू द डायस्टोलिक अरेस्ट। मतलब ये डायस्टोल मतलब क्या हुआ कि वेंट्रिकल्स जो है इसमें अरेस्ट होने लगते हैं, मतलब वेंट्रिकल्स जो है हमारा फंक्शन करना, मतलब वेंट्रिकल एरिथमिया होने लगता है। ओके, तो किस कंडीशन में यह चीज होगा, ग्रेटर देन 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि टोटल पोटेशियम ऑफ बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि हमारा जो बॉडी पोटेशियम है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रावास्कुलर, दैट इज ECF, और सेकेंड है इंट्रासेलुलर, दैट इज ICF। ठीक है, तो इंट्रावेस्कुलर जो होता है ब्लड के अंदर पाया जाता है, इट मींस दैट कि इसका नॉर्मल लेवल कितना होगा वो मैं बता देता हूं। तो नॉर्मल लेवल कितना होगा, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, तो इंट्रावैस्कुलर यानी ECF ये किसका पार्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट हो जाएगा, और ब्लड में हमारे कितना पाया जाता है, 3.5 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और पिछले लेक्चर में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ECF के अंदर जो आयन है सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है सोडियम, और ICF के अंदर सबसे ज्यादा कोई भी आयन पाया जाता है, देन दैट इज पोटेशियम। तो पोटेशियम इंट्रासेलुलर हो जाएगा, दैट इज ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो इनसाइड द सेल पाया जाएगा या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाया जाएगा। तो इसका लेवल कितना हो जाएगा, दैट इज 150 to 155
और कहीं कहीं किसी किसी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में 60 भी लिखा रहता है। तो 150 to 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये हमारा लेवल पाया जाएगा इंट्रासेलुलर, दैट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पर। अब बैलेंस बिटवीन द सोडियम एंड पोटेशियम, ये मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि बैलेंस बिटवीन द सोडियम एंड पोटेशियम इज मेंटेन्ड बाय द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, इसमें क्या मैंने बताया था कि 3 सोडियम क्या जाते हैं बाहर जाते हैं और 2 सोडियम क्या होते हैं अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब रेशियो मेंटेन रहता है 3:2 के रेशियो हमेशा मेंटेन किया जाता है, किसके द्वारा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के द्वारा, ठीक है। अब नॉर्मल डाइटरी लेवल हमारा पोटेशियम का कितना है, दैट इज 4700 मिलीग्राम, यानी 4700 मिलीग्राम ऑफ सोडियम जो हमारा डाइटरी अलाउंस है, डेली रिक्वायरमेंट है हमारा पोटेशियम का, ठीक है। तो ये जनरली लेस देन 2% ऑफ द पीपल मीट दिस डेली रिक्वायरमेंट इन इंडिया। इंडिया में लेस देन 2% जो है बॉडी, ये जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल हो पाता है, ओके, इंडिया में। अब हम लोग देखेंगे क्या इसका कॉजेस, डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स देखेंगे। डाइटरी अलाउंस के बाद अब हम लोग देख लेते हैं क्या कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया। तो कॉजेज क्या क्या कॉजेज हैं, उसके बाद एक एक को हम लोग इलेबोरेट करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि किस किस केस में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। तो फर्स्ट हमारा कॉज है क्या कि ओवर यूज ऑफ पोटेशियम बेस्ड साल्ट सब्स्टिट्यूट, यानी किसी भी ऐसे साल्ट का यूज जिसमें कि पोटेशियम अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, किडनी फेल्योर, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरकैलेमिया। तो किडनी फेलियर ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड हमारा इट्रोजेनिक कॉजेज। इट्रोजेनिक कॉजेज मेनली वो कॉजेज होते हैं या फिर these are the causes which appear due to medical professionals। ये किसके द्वारा होता है, मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा होता है। जैसे किसी भी मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया कि ओरल या फिर आईवी सप्लीमेंट के द्वारा ज़्यादा पोटेशियम दे दिया, तो ये किसकी गलती हो जाएगी, मेडिकल प्रोफेशनल की गलती हो जाएगी, ओके। किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल की गलती के कारण पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा। तो दिस कॉजेज आर नोन एज इट्रोजेनिक कॉजेज। क्या बोलते हैं इसको, इट्रोजेनिक कॉजेज बोलते हैं, ओके। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखते हैं क्या कि ओरल या फिर आईवी सप्लीमेंट पोटेशियम का ज़्यादा दे देंगे, तो इससे क्या होगा, हाइपरकैलेमिया कॉज हो सकता है। या फिर डिक्रीज्ड रीनल एक्सक्रीशन, एज वी नो कि देयर इज रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम बोथ, लेकिन क्या हो रहा है कि एक्सक्रीशन, अगर रीनल एक्सक्रीशन में अगर डिक्रीजन आ जाए, मतलब क्या हो जाए कि कमी हो जाए, डिप्लीशन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है। फिफ्थ हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये कहाँ जनरली पाया जाता है, तो बोमन्स कैप्सूल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और नेफ्रॉन में बोमन्स कैप्सूल के ऊपर जो भी एपरेटस पाया जाता है जो एज अ फिल्टर का काम करते हैं, वो होता है हमारा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देख लेते क्या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, मतलब यूरिन के पाथवे में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, देन इट विल आल्सो लीड टू द कंडीशन दैट इज हाइपरकैलेमिया, ओके। डिक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन का अगर डिक्रीज लेवल है या फिर एल्डोस्टेरोन जो है कम सिक्रीट हो रहा है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस विल आल्सो लीड टू द कंडीशन दैट इज हाइपरकैलेमिया। इसमें क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन मेनली करता है क्या ना कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर रीअब्जॉर्प्शन अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, यानी पोटेशियम का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा DKA यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। इसमें भी हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद है इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। इन्फेक्शन में मेनली क्या देखेंगे कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। TLC काउंट जो है हमारा बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा बर्न में क्या होता है कि RBC का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, यानी हीमोलाइसिस होने लगेगा। तो उस कारण से भी क्या होगा, इसमें क्या मेनली क्या होता है कि RBC का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो RBC का जब हीमोलाइसिस होने लगेगा, यानी RBC जब टूटने लगेगा, तो दिस कंडीशन विल आल्सो लीड टू द हाइपरकैलेमिया।
रैप्डोमायोलाइसिस, रैप्डोमायोलाइसिस का मतलब होता है मसल का जो है मेम्ब्रेन उसका रप्चर होना, ठीक है, मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है। ओके, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ पोटेशियम, एक्सेसिव यूज ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। जैसे कि अब डायरेटिक्स का बहुत सारा क्लास है, ठीक है, वो बहुत जगह पे काम करता है, जैसे कि लूप ऑफ हेनले में काम करता है, या फिर बहुत सारा कलेक्टिंग टक में काम करता है, पीसीटी में काम करता है, डीसीटी में काम कर सकता है, बहुत सारे जगह काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक तरह का क्या है, डायूरेटिक का टाइप है, दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसमें जनरली हम लोग को देखने को मिलता है स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है वो क्या करता है, उसको डिक्रीज कर देता है, इस कारण से भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्लिनिकल फीचर या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैलेमिया। तो जनरली एक बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हाइपरकैलेमिया, मैंने पहले भी बताया था कि इट इज जनरली एसिम्प्टोमेटिक है। ये क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो एसिम्प्टोमेटिक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे पहचानेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स है। तो पहला, पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम मेनली अफेक्ट करता है हार्ट के फंक्शन को, ठीक है, तो ये हार्ट को फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होगा कि इरेगुलर हार्ट बीट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला हमको साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेगा कि इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, यानी कभी टेकीकार्डिया हो जाएगा, कभी ब्रेडीकार्डिया हो जाएगा, डिस्रेथमिया हो सकता है, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मेनली हम लोग को देखने को मिलता है क्या, वेंट्रिकुलर डिसएरेथमिया, देखेंगे हम लोग आगे। उसके बाद हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, पैरास्थेसिया देखने को मिलेगा। पैरास्थेसिया में क्या होता है कि नंबनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें क्या मिलेगा, नंबनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों के थर्ड हमारा क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। तो थर्ड हमारा साइन एंड सिम्टम्स हो जाएगा क्या, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन द पेशेंट हियर्स इट्स ऑन हार्ट साउंड, जब उसको अपना खुद का ही हार्ट साउंड सुनाई देने लगे, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पाल्पिटेशन, ठीक है। फोर्थ है हमारा क्या, नोजिया है ना, नोजिया में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, नोजिया जो है साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है, डायरिया भी साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। सिक्स्थ हमारा क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्यों हम लोग को देखने को मिलेगा, ड्यू टू डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। अब डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी के कारण एब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा, उसका ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है हाइपरकैलेमिया का। उसके बाद कोमा हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। वेंट्रिकुलर डिसएरेथमिया भी देखने को मिल सकता है, ओके। और उसके बाद हम लोग को लास्ट देखने को क्या मिल सकता है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर। दैट इज, इसमें क्या होगा कि O2 का जो है अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने लगेगा। दिस कंडीशन विल लीड टू द एसिडोसिस, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या, डायग्नोसिस। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। तो कॉजेज और साइन एंड सिम्टम्स के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अब इसमें क्या क्या डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट हम लोग करा सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आएंगे ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में मेनली 3 पार्ट्स हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहला डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग मेनली देखेंगे क्या, पोटेशियम का लेवल। पोटेशियम का लेवल हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड देखने को मिलेगा। दैट इज क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ओके। सेकंड हम क्या करा सकते हैं, दैट इज KFT करा सकते हैं। KFT क्यों कराएंगे, KFT इसलिए कराएंगे क्योंकि चेक करेंगे हम लोग क्या, KFT से हम लोग को पता चल जाए कि वेदर द आवर किडनी इज फंक्शनिंग वेल और नॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, ECG करेंगे। एज वी नो कि पोटेशियम जो है डायरेक्टली हार्ट से लिंक्ड है, दैट इज ये हार्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ECG में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा फोर्थ, ब्लड pH। ब्लड pH क्या मिलेगा हम लोग को, डिक्रीज्ड देखने को मिलेगा। नॉर्मल ब्लड pH हमारा कितना होता है, तो दैट इज 7.35 to 7.45, ओके। this is the normal range of pH,
ये क्या हमारा नॉर्मल रेंज है पीएच का ब्लड का 7.35 टू 7.45। ओके, तो 7.35 से पीएच से हम लोग को ब्लड का जो है कम देखने को मिलेगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं ईसीजी चेंजेस में। तो ईसीजी चेंजेस में हम लोग को क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो टॉल टेंटेड टी वेव, यानी टी वेव जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ईसीजी में हम लोग को क्या मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा, टॉल और टेंटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पीक टी वेव, यानी टी वेव क्या करेगा, एक पीक बनाएगा। ओके, और फिर देखने को मिल सकता है क्या, एसटी जो हमारा इंटरवल है, ये जो एसटी इंटरवल है वो भी क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। मतलब एसटी जो इंटरवल है वो भी क्या हो जाएगा, इसका ड्यूरेशन जो है क्या होगा, ड्यूरेशन जो होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब कि बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा कि, और थर्ड है हमारा क्या, पी वेव स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो पी वेव जो है क्या हो जाएगा, डिसअपियर होने लगेगा। कहाँ से, हमारे ईसीजी से। तो ईसीजी से तो कैसा अपीयरेंस आने लगेगा, साइन वेव पैटर्न। इट मींस दैट कि साइन का अगर हम कर्व बनाते हैं तो इस टाइप का जो है कर्व देखने को मिलता है। तो इस टाइप का जो साइन वेव है हम लोग को उसमें देखने को मिलेगा ग्राफ में। ओके, ईसीजी में ये सब फाइंडिंग्स होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का जो है मेनली 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है हमारा क्या, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी पोटेशियम इंट्रासेल्युलरली है उसको हम लोग भेज सकते हैं कहाँ पे, सेंड बैक इंट्रासेल्युलरली, यानी पोटेशियम जो भी प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर उसको हम लोग क्या फिर से वापस भेज सकते हैं, इंट्रासेल्युलर में भेज सकते हैं। इन दोनों मेथड में क्या होता है एक्चुअली कि ये जो है दे डू नॉट लोअर द पोटेशियम लेवल। ठीक है, ये क्या करते हैं, पोटेशियम लेवल को एक्चुअल में डिक्रीज नहीं करते हैं, दीज आर शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, लेकिन थर्ड जो हमारा क्या है, पोटेशियम एक्सक्रीशन, ये लॉन्ग एक्टिंग है। ये हम लोग देखेंगे एक एक करके। ट्रीटमेंट इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। तो ट्रीटमेंट में मैं 3 पार्ट्स बताया था। डेट वन, फर्स्ट वन इज नोन एज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, सेकंड था हमारा क्या, पुशिंग बैक पोटेशियम इंट्रासेल्युलरली, और थर्ड था हमारा क्या, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इसमें कि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में हम लोग मेनली फोकस करते हैं किस पे, हार्ट पे। तो हार्ट में एक लेयर होता है डेट इज मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम लेयर जो है में क्या करता है कि पोटेशियम जो है एक्साइटेबिलिटी को उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यानी मायोकार्डियम जो लेयर है उस का जो लेयर है उसमें जो है एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है कौन, तो पोटेशियम जो है उसके एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो इससे क्या होता है कि मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और ये लीड करेगा किस कंडीशन को, एरिथमिया को लीड करता है। ओके, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, दैट इज इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इंजेक्शन में हम लोग क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं या फिर कैल्शियम क्लोराइड देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर, कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना दे सकते हैं, डेट इज 10 to 20 ml, कितने देर के अंतराल पे, डेट इज 5 to 10 मिनट्स के अंतराल पे देते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड कितना देते हैं, तो 3 to 4 ml। कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना देते हैं, 10 to 20 और 10 to 20 ml देते हैं, और उसके बाद कितने अंतराल पे, तो 5 to 10 मिनट्स के अंतराल पे देते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड कितना देते हैं, 3 to 4 ml। अब इसका क्या फायदा है या फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि मोस्ट रैपिड ट्रीटमेंट है किसका, ये मोस्ट रैपिड ट्रीटमेंट हो जाएगा किसका, हाइपरकैलेमिया का, विच कैन अफेक्ट द हार्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग का क्या हो जाएगा कि प्रोटेक्ट द मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम को भी प्रोटेक्ट करते लगता है। लेकिन इसका एक ही क्या है डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक कह सकते हैं हम लोग कि शॉर्ट लिव्ड है। ये शॉर्ट लिव्ड है, इट मींस दैट कि ये कितने देर के लिए रहता है, तो शॉर्ट लिव्ड है, इट रिटेन्स अप टू 60 मिनट्स। ठीक है, ये 60 मिनट्स के लिए हो सकता है। ठीक है, सेकंड अब हम लोग आ जाते हैं क्या, पुशिंग बैक पोटेशियम इंट्रासेल्युलरली, मतलब जो भी पोटेशियम का लेवल जो था हाई था, कहाँ हाई था, हमारे ब्लड में। तो ब्लड से कहा जाएगा उसको फिर से हम लोग वापस किस में भेज सकते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेस में हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलिन, इसमें क्या करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोज का क्या लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन हम लोग कितना लेते हैं, 10 से 20 यूनिट लेते हैं, और ग्लूकोज कितना लेते हैं, 25 से 50 ml ऑफ ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे क्या हो जाएगा कि 100 ml ऑफ कितना लेते हैं,
100 ml ऑफ 25% डी यानी डेक्सट्रोज लेते हैं और 10 यूनिट ऑफ इंसुलिन लेते हैं। और इंसुलिन में कौन सा हम लोग लेंगे, डेट इज रेगुलर इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग दोनों को कैसे चला सकते हैं, बोलस में चला सकते हैं। बोलस चलाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये फास्ट होता है, ठीक है। तो इसका क्या ड्रॉबैक्स है, तो ये इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा एडवांटेज क्या हो जाएगा ना कि ये क्या करता है कि पोटेशियम लेवल को तो कम कर देता है, ठीक है। लेकिन ये हाइपोग्लाइसेमिया, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा तो उस केस में क्या करेंगे, 5% डेक्सट्रोज देते हैं एट द रेट ऑफ 100 ml पर आवर, ठीक है। और उसके बाद अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि रीनल फेलियर के केस में हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन का डोज है डेट इज 10, इसमें दे रहे थे हम लोग कितना 10 to 20 यूनिट, और इसमें 10 यूनिट दे रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे 50% से उसका जो इंसुलिन का डोज है हम लोग क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ओके। इंसुलिन और 25% डेक्सट्रोज के बाद हम लोग थर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, इंजेक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डेट इज सोडा बाइकार्ब। इसमें ये जनरली हम लोग देते किसमें है, तो जनरली हम लोग देते हैं किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देते हैं। इसका कितना डोज, तो इसको हम लोग ऐसे दे सकते हैं 50 से 10 ml ऑफ NS दैट इज NaCl नॉर्मल सलाइन, और उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं 7.5% ऑफ NaHCl यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। और ये हम लोग कब दे सकते हैं, डेट इज 10 to 20 मिनट्स के इंटरवल पे हम लोग दे सकते हैं। ये क्या करता है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये सोडियम लेवल को तो कम कर देगा, लेकिन ये क्या करता है, पोटेशियम लेवल को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। लेकिन सोडियम का जो है ओवरलोड कर देता है, यानी सोडियम का जो अमाउंट है वो क्या कर देगा, बढ़ा देता है। तो ये क्या करता है, सोडियम अब जहां रहेगा वो क्या कर देगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सोडियम और वाटर में क्या है, घनिष्ठ मित्रता है। तो जहां जहां सोडियम प्रेजेंट हो जाएगा वहां पे क्या रहेगा, वाटर भी प्रेजेंट रहेगा। तो सोडियम क्या करेगा, एक कंडीशन को लीड करेगा डेट इज वॉल्यूम ओवरलोड। ये क्या करेगा, वॉल्यूम ओवरलोड को क्या करेगा, लीड कर देगा, यानी वाटर का जो है कंटेंट हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि CHF होता है, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, इट विल लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अगर रीनल फेलियर है तो रीनल फेलियर जो है क्या कर सकता है, पल्मोनरी इडीमा को हम लोग कर सकता है, यानी पल्मोनरी इडीमा को, इस कंडीशन को भी ये लीड कर सकता है। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, बीटा टू एगोनिस्ट, ठीक है। तो बीटा टू एगोनिस्ट का हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, डेट इज साल्बुटामोल। साल्बुटामोल को हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग जनरली 2 मेथड से दे सकते हैं, डेट इज फर्स्ट वन इज नेबुलाइजेशन और थर्ड है हमारा IV। तो नेबुलाइजेशन में क्या करते हैं कि नेबुलाइजेशन में 20 ml जो है साल्बुटामोल लेंगे और 4 ml NS लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 10 मिनट तक नेबुलाइज करते हैं, ठीक। कितने देर में हम लोग को इसको नेबुलाइज करना रहता है, 10 मिनट में। और IV अगर देंगे तो 0.5 मिलीग्राम हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या जो है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, तो साल्बुटामोल का डिसएडवांटेज क्या है, या फिर ये क्या करेगा कि टेकीकार्डिया कराता है, ठीक है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कराता है, ओके। और थर्ड हमारा क्या है, पोटेशियम एक्सक्रीशन, यानी पोटेशियम एक्सक्रीशन में हम लोग देख सकते हैं, पहला क्या हम लोग डायूरेटिक्स दे सकते हैं। तो लूप डायूरेटिक्स में क्या हो जाएगा हमारा, थायराइड दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शन लेसिक्स देख सकते हैं। तो लेसिक्स कितना दे सकते हैं, 10 to 20 मिलीग्राम 8 आवरली दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा कटायन एक्सचेंज रेजिन। ये इसमें क्या होता है ना कि देखिए हम लोग बताते हैं क्या होता है हमारे ये जो है पोटेशियम क्या है, ये हमारा इंटेस्टाइन ल्यूमेन है, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर का जगह। यानी क्या करता है कि इसमें मेनली कटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है ना कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में के बाहर जो है यानी ब्लड जो है उसमें क्या रहता है, पोटेशियम ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि पोटेशियम जो है अंदर चला जाता है, यानी इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर चला जाता है, और इस सोडियम या फिर जो कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या क्या देते हैं, तो इसका सैचेट भी आता है जनरली। तो सोडियम पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट आता है, और उसके बाद कैल्शियम पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट आता है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा ट्रीटमेंट, दैट इज थर्ड हमारा इसमें आ जाएगा पोटेशियम एक्सक्रीशन में डायलिसिस। डायलिसिस 2 तरह का होता है, दैट इज हीमोडायलिसिस
और पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस में क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है, इसमें हम लोग 35 मिली इक्विवेलेंट पर आवर के हिसाब से पोटेशियम लेवल हम लोग कम कर सकते हैं, और पेरिटोनियल डायलिसिस उतना इफेक्टिव नहीं है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा ये आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएं।